मेरा अजय भाई, एक तो ये है कि ये पंजाब, और ये सिर्फ पंजाब की नहीं है, एक तो जो लोग गुजरात गए हैं, गुजरात में बोलने की और मनाही है। गुजरात की स्थिति इस समय पंजाब से ज्यादा खराब है। हर दुकान पे ये जो उसको क्या वहां तो चिट्टा बोलते हैं पंजाब में, वहां पे भी उसका कुछ नाम है, वो हर दुकान पे अवेलेबल है और पूरा गुजरात उससे जूझ रहा है। और मैं अजय भाई इसको एक चीज और आपसे कह दूं, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं और आप, हम लोगों को यह है ना कि हमारे घर में कैसे होगा, एक चीज जान लीजिए, हमारे और आपके घर की भी जो साकल है, जो कुंडी है, वो खटखटाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घर के बच्चे इससे अछूते। आप निश्चित होकर जाइए कि हमारे घर के बच्चे कैसे करेंगे, ये किसी के घर में भी घुस सकता है। ये बिल्कुल जहर है और इसको किसी एक उसके साथ जोड़ना कि ये लोग हैं, ये मेरे ख्याल में एक बहुत छोटी राजनीति है। अजय भाई, जो मेरा मूल प्रश्न अभी भी है, और मैं उस प्रश्न को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि लोग उसको आपके मुंह में शब्द डालने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से जीत के लोकसभा में आता है, जैसा दया सिंह साहब ने कहा, वो इस देश के संविधान की शपथ लेता है, उसके साथ में उसके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा है। और इस देश में केवल वो एक लोकसभा का वो नहीं है, इस देश में एक मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है, लेकिन कम से कम 200 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। तो आप उस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के उस प्रतिनिधि को लोकसभा में नहीं आने देते हैं। तो एक तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? आप चेंज करिए, आप फिर कहिए कि जो आरोपित है वही नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो इस देश में जिसके ऊपर आरोप है मत लड़ने दीजिए इलेक्शन। मेरा मूल प्रश्न यह है। दूसरा, जिस तरह से ये एक हर सिख को खालिस्तानी कहने की प्रवृत्ति जो बीजेपी की है, वो लार्जर उसमें वो देश को तोड़ने का कहीं ना कहीं काम कर रही है। और आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, आप इतने साल से वहां हैं, मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो बिट्टू जी को जैसे बनाया गया, वो उनके जो प्रतिनिधि है वो पुरी साहब हैं। पुरी साहब ग्राउंड में आम सिख को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से जो लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव लड़ के आता है वही नुमाइंदगी करता है। अजय भाई, पूरे ओवरऑल उस पर आपकी एक टिप्पणी। देखिए, पहले बिट्टू से ही शुरू कर लेता हूं। बिट्टू यहां पर जीत पाए क्योंकि वो कांग्रेस की टिकट पर थे। यदि वो भाजपा की टिकट से पहले भी लड़े होते तो हारे होते, वो नहीं जीते होते। पहली बात, बिट्टू के प्रति जो कुछ था, जो वोट था जो उनके पास, वो उस कारण से था। बेअंत सिंह का पंजाब के अंदर कोई सम्मान नहीं। एक चीज जान लीजिए आप, वो शहीद हुए, निश्चित रूप से उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनके साथ साथ 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। और कभी आइएगा दोबारा तो आपको उस जगह भी लेके चलूंगा, दिखाऊंगा वो जगह जहां पर वो शहीद हुए थे। तो बिल्कुल सेक्रेटरिएट से जैसे ही निकलते हैं सीएम के उससे, अजय भाई आप ले गए थे जब हम लोग दोनों चीफ मिनिस्टर का वो देखने जा रहे थे। हाँ, उसी के पास में, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो सारी चीजें यदि आप इसको देखें तो आप जानेंगे कि किस तरीके से वो 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे, उनकी शहादत छिप जाती है। वास्तव में शहादत तो उन्होंने दी थी। लेकिन दूसरी चीज है यहां पर जो सबसे बड़ी बात, बिट्टू ने जो जिस तरीके से वो चुनाव हारने के बाद में उन्हें सदन में सिर्फ इसलिए बैठने का मौका मिल रहा है, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, कि मोदी सरकार उनके लिए मेहरबान। अब मेहरबान है तो वो कुछ भी बोलेंगे। सदन के अंदर जो उन्होंने कल शब्द इस्तेमाल किए, यदि इतना ही वो भ्रष्ट है मुख्यमंत्री, तो साहब ईडी किसके पास है, इनकम टैक्स किसके पास है, सीबीआई किसके पास है, करिए गिरफ्तार, भेजिए जेल। किसने मना किया था? किसी ने मना नहीं किया था। पिछले 3 साल से आप उनके खिलाफ चीजें चला रहे हैं और आज तक 1 रुपए की चीज नहीं निकाल पाए। और इत्तेफाक से चन्नी के बेटे की जब यहीं पास में ही मोहाली में ही जो गुरुद्वारे में हुई थी जब शादी, मैं भी गया था। आप इतना सिंपल खाना किसी मुख्यमंत्री के, और मतलब गुरुद्वारे में शादी होना, पूरी शादी की रस्म वहीं हुई,
तो आप इससे समझिए वही लंगर खिला के सबको विदा कर दिया गया, न किसी से कोई गिफ्ट लिया गया, न किसी को कुछ दिया गया। अब आप सोचिए जब इस तरह से शादी की गई हो तो दिखता है। चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने जो मुख्यमंत्री आवास है उस आवास में रहने की बजाय वो उसी घर में रह रहे थे जो उनको बतौर मंत्री अलॉट था, उसको उन्होंने ऑफिस में तब्दील कर दिया था। तो मैं ये चीज बता रहा हूं, और आप जाएंगे आज भी उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग वही टेंट हाउस चलाते हैं जिस टेंट हाउस को चलाया करते थे। तो इसलिए इस तरह के आरोप लगा के बदनाम करके आपने चुनाव जीत लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। होता तो अब तक जेल डाल चुके होते, तमाम लोगों को डाल ही चुके हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि इन्हें कोई जरूरत है। तो इस तरह की पहली बात ये, और इस तरह की छूट देता है यदि आसन कि आप कुछ भी बोलिए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। और जब चन्नी बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो सदन स्थगित कर दिया जाता है। यह एक बड़ी बात। चलिए थोड़ी आता हूं दूसरी चीज पे, नशे की बात। नशे के नाम पे पंजाब को बदनाम किसने किया, पहले ये देखिए। वो किया आम आदमी पार्टी। जिन दिनों अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, उस समय उड़ता पंजाब करके इन्होंने ही चलाया था, और उसको लेकर के जिस तरह से बदनाम किया पूरे पंजाब को कि पता नहीं कितना बड़ा नशे का हब है और क्या नहीं है। मैं चन्नी को धन्यवाद देता हूं कि चन्नी में इतनी हिम्मत थी कि चन्नी सरकार के दौरान सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी थे। चट्टोपाध्याय ईमानदार डीजीपी में से माने जाते हैं, पुलिस अफसर माने जाते हैं। उन्होंने जो है हरसिमरत बादल के भाई को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, जमानत नहीं होती। जमानत किसने करवा दी? जब सरकार बदल गई तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जमानत उन्हें करवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार के ही मुखिया और ये सारे लोग थे जो अदालत में जाके माफी मांगे थे कि मजीठिया के लिए हमने जो शब्द इस्तेमाल किए थे नशे के संदर्भ में वो गलत थे, मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, और तब मानहानि के केस से बचे थे। वह दिन भी याद करिए। इसके बाद तीसरी चीज ये है कि यहां आतंकवाद की बात जो कह रहे थे यूसुफ भाई, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रकाश सिंह बादल का है। उन्होंने यहां आतंकवाद की जड़ों को बढ़ाने का काम किया। 1970 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपनी पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया था उन्हें धोखा देकर बने थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहरहाल 1 ही साल रहे थे। उसके बाद में जब खालिस्तान का पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1977 से शुरू हुआ, जब प्रकाश सिंह बादल वहां के दोबारा मुख्यमंत्री बने, और उस सरकार के दौरान आतंकवाद के बीज बोए गए और तमाम आतंकी संगठन उसी समय बने। आप चाहे उनका गूगल कर लीजिएगा, चाहे जिसका भी, चाहे बीकेआई का देख लीजिएगा, चाहे दूसरे का देख लीजिएगा, उसी दौर में बने, उसी दौर में उन्हें बढ़ावा दिया गया। और इसके बाद में आगे बढ़ के जब उसको खत्म करने की दिशा में जो सारे काम किए गए, अब इसमें दया सिंह जी का बड़ा भूमिका है कि उसमें खत्म करने में और कैसे उसको कंट्रोल करने की पूरी वो दौर था। उस दौर में दया जी खुद ही सेक्रेटरी थे सिंह सभा के, उन्हें उसका पूरा अंदरूनी भी पता है। उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं करना चाहती थी, और दया जी ने अपनी किताब में इसका पूरा जिक्र किया है, बस सबूत किया है कि वो नहीं करना चाहती थी। प्रकाश सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, और उसके बाद में ये हुआ था।
और उसके बाद झूठी बातें कही जाती। इंदिरा गांधी का उसी के दूसरे दिन का बयान भी था। तो वो सारी सच्चाइयां मौजूद हैं। बहरहाल आज का विषय जो है, मैं उसी पे आ जाता हूं अब सीधे, कि स्वाभाविक सी बात है, मुझे आज भी याद है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे पंडित हरिशंकर तिवारी गोरखपुर से, और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया था क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अमृतपाल ने कोई अपराध किया है, उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाइए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उसे निरोधात्मक कानून के तहत नजरबंदी में रखे हुए हैं और उसके कारण आप उसे सदन में नहीं आने दे रहे हैं। वो निश्चित रूप से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या गलत कहा भाई? जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे जीतने का हक है, तो उसे अपने प्रदेश की, अपने जो है क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए सदन की कार्रवाई में भाग लेने का भी हक होना चाहिए, और यह किया जाना चाहिए। नहीं तो वहां फिर आप या तो पूरी तरीके से बंद कर दीजिए कि चुनाव ही नहीं लड़ सकेगा ऐसा भी। तो जेल में रहते हुए जब चुनाव लड़ने का अख्तियार है, तो सदन में भाग लेने का भी अख्तियार, और अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की बात को उठाने का भी अख्तियार, तो उससे वंचित किया जा रहा है। यह अमृतपाल को नहीं वंचित किया जा रहा है, यह उस क्षेत्र की आवाज को वंचित किया जा रहा है, इसलिए गलत। और इसलिए मैं समझता हूं जब जनता ने चुन दिया है तो किया जाना चाहिए। वही कश्मीर में जो जीत के आया, उसको तो आपने आने दिया, क्यों? क्योंकि यदि पता करिएगा कश्मीर में, तो बैक से भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों का सपोर्ट किया है, वहां पर प्रत्याशी न उतार के उन लोगों को करके वहां की जो रवायत पार्टियां थी उनको खत्म करने के लिए एक नया वो खड़ा किया जा रहा है। जैसे पंजाब में इन्होंने किया था कि पंजाब में कैसे इस तरह की चीजें की जाए। पंजाब में आग लगाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका मैं, यदि सिखों का कत्लेआम हुआ वो गुनाह था, और निश्चित रूप से वह भी गुनाह था जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पंजाब में, उसको भी माफ नहीं किया जा सकता है। हर बार बात होती है 1984 के दंगों की, तो उसकी भी बात करिए कि कितने हिंदू भी मारे गए, निश्चित रूप से वह भी गुनाह था। लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूं, किसी भी कत्ल का जवाब कत्ल नहीं होता है, उसको प्यार से सुलझाना होता है, उसके बदले में शांति स्थापित करनी होती है, और बदले की भावना की बजाय प्यार से हल करना होता है। तो जो यह हुआ है, यह नफरत भारतीय जनता पार्टी पनपा रही है। उधर सिखों के बीच जाके कहती है कि देखो सन 84 में तुम्हें यह हुआ वो हुआ, जबकि मेरी समझ से 39 FIR हैं जो दिल्ली में दर्ज हुई, जिनमें RSS के नेता, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने दंगे किए, सिखों को मारा, तो वो बीजेपी के नेता थे। और इसके बाद यदि आप यही चीज देखिएगा, तो फिर पंजाब में आके आप हिंदुओं के बीच में कहते हैं कि देखो ये खालिस्तानी है, तुम्हें मार देंगे, और उनको, उस पूरी कौम को आप बदनाम करते हैं, जबकि वो कौम मोहब्बत वाली कौम है। और जो मोहब्बत वाली कौम हो, जिसको बरगलाया गया था इसलिए घटना हुई, बरगलाया न गया होता तो शायद यह स्थिति होती ही नहीं। इसीलिए मैंने 1970 से जिक्र किया कि प्रकाश सिंह बादल असल में RSS की कठपुतली थे और उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, और वो दिखाई दिया उनकी मौत के समय तक, आप देख लीजिए। और आज वही RSS उन्हीं की पार्टी को खत्म कर रही। तो RSS बीजेपी का ये फंडा रहा है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, और वही कर रहे हैं। उन्होंने देश में किया है, प्रदेश में किया है, उन क्षेत्रों में किया है,
मणिपुर देख लीजिए और जगह देख लीजिए, यही हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों से यही सीख के आए हैं, लड़ाओ और राज करो। मैं बस अजय भाई ये चलते चलते आपसे पूछ लूं, जैसे बचपन में होता था ना कि फलाना बाबा आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, डरते थे, तो क्या राहुल गांधी सबसे बड़े बाबा और जिन्न हो गए हैं बीजेपी के लिए कि ये इनको संभाला नहीं पा रहा, इनको नहीं संभाल पा रहा? मुझे मुझे लगता है आनंद भाई, देखिए एक चीज, मेरे नाना जो थे वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे और बड़े गर्व से वैद्य लिखते थे, और लोग जाते थे वो नाड़ी देखते थे और बता दिया करते थे। मेरी माँ और पिताजी की शादी भी ऐसे ही हुई थी। मेरे बाबा दादी को दिखाने गए थे, वहीं पे हुआ तो शादी हो गई, मैं आपके सामने हूँ। तो मैं उदाहरण इसलिए दिया कि लोग जो हैं तभी जानते हैं जब वो उसके मर्ज के भीतर घुसते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये आज हो गई है कि वो मर्ज के भीतर जाते हैं। वो मणिपुर गए, उस मर्ज के पास गए, उसे समझा और समझ करके उस पर उठाया। वो लद्दाख गए और उस सीमा पर जा करके वहां वास्तविकता समझी, वहां के नागरिकों से समझा और किया। वो किसान के बीच खेत में गए, धान लगाते वक्त भी और कटते वक्त भी, तो वो समझते हैं। वो फर्नीचर वाले के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाले के पास जाते हैं, वो राजमिस्त्री के पास भी जाते हैं। तो उस दर्द को, उस चीज को समझने लगे। अब उन्हें समझ में आ गया कि मर्ज को समझना है वास्तव में तो उसके बीच जाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र है, वहीं पर अजय सिंह का घर था। राहुल गांधी उसके घर गए और अजय सिंह के घर से सच्चाई जान के आए थे। राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति जब सदन में झूठ बोल रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो मेरे सांसद हैं, मैं उनके क्षेत्र का वोटर हूं। लेकिन मुझे तकलीफ इसलिए हो रही थी कि राजनाथ जी को मैं ऐसे नहीं देखता था। राजनाथ सिंह के लिए मेरे दिल में बड़ा आदर रहा है, मेरे पिताजी के मित्र भी हैं इस कारण से भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो आदर मेरे मन से अब खत्म होने लगा है, क्योंकि वो भी उसी तरह से अब झूठ बोलने लगे हैं, वैसे ही बोलने लगे। लगता है कि एक कहावत कही जाती थी बचपन से, घर में कहा जाता है, संगत का बड़ा असर होता है। मुझे लगता है संगत का बड़ा असर हो गया। एक समय वो अटल जी और इस सब लोगों के साथ होते थे तो संगत थोड़ी दूसरे ढंग की थी, आज संगत दूसरे ढंग की हो गई है, उसका असर दिखता है। तो राहुल गांधी आज आवाज बन चुके हैं। वो जिस कौम का एक डर दिखाया जाता है 84 के दंगे से लेके सब कुछ कांग्रेस को करके कोसते हैं, आज भी हरसिमरत बादल वहां की चर्चा कर रही थी, और जब चर्चा कर रही थी पंजाब की तो फिर चर्चा में आखिरी में वो अंत में वही आ जाती है। और वो इस समय सरकार है वहां आम आदमी पार्टी की, इसके पहले लंबी सरकार रही उन्हीं की, अकाली दल और भाजपा की। लूट उन पे लगा और कहती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लूट डाला है। तो लूटने के आरोप तो पंजाब में बादलों पर ही लगते हैं, तो भी बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। तो वो स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी उन्हीं हरमिंदर साहब में गए और उन्होंने 3 दिन सेवा की, उसका कोई प्रचार नहीं किया। इसलिए वो शख्स एक अलग तरह से है, वो हर चीज को समझता है, जानता है, इसलिए, और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यह उस शख्स की खूबी है। इसलिए मोदी को डर लगता है, उनकी पूरी टीम को डर लगता है। और यही वजह है कि पिछली बार राहुल गांधी का भाषण और सारी चीजें होने के बाद इस बार सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री सदन के अंदर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उनके दूसरे जो उनके लेफ्टिनेंट है वो चाणक्य, वो अमित शाह भी बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। निर्मला सीतारमण भी गायब हो गई। अब आप सोचिए तमाम जगह आप हैं कहां? आज प्रधानमंत्री और इनको लेके खोजना पड़ेगा, पता चल रहा है कि ये है, ये है, ये। तो यह हालत है।